आज हम फिर से एक नए महानुभाव से बात करेंगे। प्रवीण भाटिया जी। जी प्रवीण जी, आपका अनुभव अभ्यास क्या कहता है? मुक्ति की यात्रा यानी आध्यात्मिक आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ कहाँ से करना चाहिए किसी भी आरंभिक इंसान को? यात्रा का अगर आरंभ कहाँ से करना चाहिए, अगर ये प्रैक्टिस की फॉर्म में जाता है तो अलग उत्तर है। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है इस क्वेश्चन से कि मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ ये फिजिकल बॉडी हूँ जिसका कुछ समय के लिए अर्थ पे रहती है और चली जाती है, या मैं कुछ और हूँ। तो यहाँ से शुरुआत होती है। और अगर प्रैक्टिस की फॉर्म में सोचें तो अंतर्मुखी होने की कोई भी साधना, उसको इस रास्ते में वहाँ से शुरुआत होती है। पहली बार सारा जो जीवन है वो बाहर मुखी है, वो बाहर देखता है, जबकि कॉन्शियसनेस बाहर की रियलिटी को प्रोजेक्ट कर रही है। तो जब वो अंतर्मुखी होता है तो वो अपने सही रूप को जानता है, सत्य को समझ सकता है। तो अगर प्रैक्टिस की फॉर्म में देखा जाए तो अंतर्मुखी होने से इसकी शुरुआत होती है। यानी मौन, ध्यान या कोई क्रिया? देखिए, मौन को मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मौन में मन बोलता है, वो अंतर्मुखी नहीं हो पाता। वो तो आंखें बंद करना भी काफ़ी नहीं है कि आपको सोचो कि मैंने आंखें बंद कर लिया, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अंदर तो पूरे सीन चलते रहते हैं। जी। और जप वगैरह भी, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, वो भी नहीं है मौन। तो इसके लेकिन ये शुरुआत है, इसके बाद मौन की स्टेज आ जाती है। जी। कलयुग के बारे में आपके क्या विचार? इस धरती पे अधिकांश जो धर्म है उनकी टीचिंग मैनिपुलेटेड है। जो पावर है, उस पावर ने उसको मैनिपुलेट किया हुआ है। जैसे क्रिश्चियनिटी है पूरे पश्चिमी देशों में, यहाँ पे मैं रहता हूँ, ये इतनी पावरफुल है, इसका जो सेंटर वाटिकान है, ये सारी टीचिंग जो ओल्ड टेस्टामेंट जो था, जो जीसस की टीचिंग थी, वो न्यू टेस्टामेंट से रिप्लेस हो गई। ओल्ड टेस्टामेंट में क्लियरली था री इनकारनेशन। अब न्यू टेस्टामेंट वन लाइफ को मानता है, और वन लाइफ के बाद इंतजार करता है कि कभी जजमेंट डे आएगा तो उनके कर्मों का हिसाब होगा। जो मास्टर होते हैं उनकी टीचिंग चेंज कर दी जाती है, तो एक मैनिपुलेटर धीरे धीरे मैनिपुलेट होती हैं, तो आखिरी में जो बचता है उसको हम देखते हैं। इस टीचिंग में उन्होंने कहीं पे 4,32,000 साल की कलयुग की अवधारणा डाल दी। इस अवधारणा में मेरी मदर मुझसे कहती हैं कि अभी तो कलयुग ने अपने अंगूठा रखा है, प्रवीण तुम कहाँ युग परिवर्तन की बात करते हो। क्यों? क्योंकि ये मैनिपुलेशन हो गया। इस मैनिपुलेशन से जनरेशन टू जनरेशन इसको ऐसा देखने लगी। जब ऐसा देखने लगी तो हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है। हमारी कॉन्शियसनेस में ये भाव ही नहीं आ पाता कि अभी मुक्त हो सकते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ दैट डार्क एजेंडा। तो कलयुग को मैं इस तरह देखता हूँ कि कलयुग खत्म हो गया है। मोर ओवर, अगर ये होता भी, जिस तरह साइकिल का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्रों में, अगर ये होता भी, तो भी ब्रह्मांड में कुछ एक ऐसे बोनस पॉइंट होते हैं, या एक ऐसा एक समय आता है जिसमें ये सारी चीज़ें हट सकती हैं। हर 26,000 साल में एक ऐसी मौका आता है बीच में, जिसमें आप इस अगर ये साइकिल है तो भी आप इससे मुक्त हो सकते हो। तो आप कुछ भी मानते हो, आप कलयुग को मानते हो, द्वापर को मानते हो, और द्वापर चलेगा तो भी आप डायरेक्ट इस एरा से फ्री हो सकते हैं। ये इस 26,000 साल की साइकिल का वो पॉइंट है जिसके पास हम आते जा रहे हैं। तो यानी आपका कहना है ये हम संधि में है? हम यस हम संधि में है। हम संधि में, और ये संधि कलयुग और द्वापर की जो हमारी मान्यताएं हैं उससे नहीं, हम एक न्यू एरा में जा रहे हैं। हमारी अभी तक की चेतना के ही ये चारों सोपान थे। हमें अगर बहुत ज़्यादा तो नहीं पता सत्यों के बारे में, लेकिन द्वापर का हमें पता है 5,000 साल पहले कहानियों से। कितनी जी। मैनिपुलेटेड है हमें नहीं पता। उससे 2-3 हज़ार साल पहले रामायण काल माना जाता है जी। मान्यताओं से। तो अगर त्रेता युग में आप देखो तो उसमें ऐसे कोई भी लक्षण अभी नहीं है, हम चाहे कितना भी अच्छा मान लें। वो राम राज्य था, हम ऐसा मानते हैं। क्या था राम राज्य? पत्नी को तो, प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ दिया गया, है ना, धोबी के कहने पे। या एक परशुराम जी थे, उन्होंने 21 बार कहा कि मैं धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा, विदाउट एनी रीजन। एक क्षत्रिय की गलती हो सकती है, लेकिन बाकियों को विहीन कर दूंगा, क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। ये उस युग की से भी बियॉन्ड किए हम एरा में जा रहे हैं। गोल्डन लाइट एरा में ये सब बातें ही नहीं है। वहाँ वननेस है, वहाँ पे रावण ही नहीं है, या लेडीज और जेंट्स का ये भेदभाव ही नहीं है, जिसमें एक पावरफुल आदमी अपनी प्रेग्नेंट लेडीज को छोड़ दे और हम कहें कि राम राज्य है। उन्होंने अपने भाई से छुड़वाया जंगल में, खुद किसी सैनिक से भी छुड़वा सकते थे। ऐसी मान्यताओं से ऊपर की चेतना है। जी। धन्यवाद आपका। अब युग परिवर्तन के बारे में आप हमें कुछ बताएं। दैट इज द युग परिवर्तन की एक कॉन्शियसनेस
जो सेपरेशन बेस्ड है, जो कहती है हमारा देश और पाकिस्तान, हमारा धर्म, दूसरा धर्म, मैं पुरुष, वो स्त्री, मेरी ऊंची जात, उसकी नीची जात, ये सारी हायरार्कीज जहाँ पे ख़त्म हो जाएं और इंसान जान जाए कि सब इंसान एक हैं, किसी भी फॉर्म में हैं, वो उसकी ब्यूटी है। ये युग परिवर्तन है, सेपरेशन टू वननेस। एंड इट इज़ नॉट ए थ्योरी, यू रिएक्ट on the basis of this oneness. You know you are one. That is going to happen. When it happens, हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत हैं, कोई बीमार नहीं होगा। बीमारी एक मैनिपुलेशन है। सो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, हवा प्योर, पानी अमृत। और एक ऐसा समय जिसमें हम अभी जी रहे हैं, इंडिया में 9 लोगों के पास 50% वेल्थ है। जो इंडिया की कंप्लीट वेल्थ है, अगर उसको 9 लोगों की 9 फैमिली से हटा दें तो दैट दे कंट्रोल 50%। और 80 करोड़ लोग जो हैं वो 5 किलो राशन पे आश्रित हैं, हमारे देश में भी और पाकिस्तान में भी। क्यों? क्योंकि ये सेपरेशन बेस्ड कॉन्शियसनेस थी, ये खत्म होगी, सब वननेस होगा, सब इक्वल होंगे। दैट इज द युग परिवर्तन। ये सुन के बड़ा अच्छा लगा प्रवीण जी। पर ये जो प्रकृति हमें जो दिखा रही है, प्रकृति के जो तांडव चल रहा है, तो उससे तो ऐसा लगता है कि धरातल जाएंगे हम, क्या होगा पता नहीं। तांडव आप उनके बारे में कह रही हैं जो रिसेंटली अर्थक्वेक हुए हैं या इस हाँ। तरह की घटनाएं होती हैं? इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे लोग पैंडेमिक को नहीं समझ पाए, तो वो ये समझते हैं कि एक बीमारी वास्तव में थी, या वो सोचते हैं कि अगर बीमारी नहीं थी तो लोग मर क्यों रहे थे, हमने तो देखा कि लोग मर रहे थे, एंड सो ऑन। सेम वे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, लेकिन उसको ह्यूमन को एक्सेस नहीं है उन टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों हैं। अर्थ पे ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे अर्थक्वेक क्रिएट किया जा सके। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, मदर अर्थ जिसमें हम रहते हैं, हमारी मदर है, हम उसमें ही पैदा होते हैं। मदर अर्थ का शोषण उसके बच्चों ने किया है। जब वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करते हैं जमीन के अंदर जाके, उसके चिथड़े उड़ते हैं माँ के, जी। उसकी वजह से वो अपने आप को हील कर रही है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कभी कभी जो प्रकृति में होता है वो डिटॉक्स कर रही है, वो अपने आप को हील कर रही है मदर। और इसको लेकिन अल्टीमेट बहुत सारा जो है ये वेपन्स यूज़ हो रहे हैं, ये डार्क एनर्जी वेपन्स हैं। इनके बारे में किसी को नहीं पता क्योंकि मीडिया कंप्लीट कंट्रोल में है। अगर कंट्रोल में ना होता तो भी पता नहीं होता, लेकिन ये वेपन्स यूज़ करते हैं, ये टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि फेक एलियन इन्वेजन होगा। कैसे होगा फेक एलियन इन्वेजन? These technologies are there. They could project something holographically so real that people will see it is an attack on Earth, whereas they will use their weapons to destroy the people. As like moon mission. Exactly same way. See, now again you will see that there is a consciousness shift. That's why it's a split. Great. So many people are believing like this mission. Other people say it is just a holographic projection. सेम वे। और इस बार तो प्रोजेक्शन भी इतना घटिया है कि वो नकली लग रहा है। कम से सही कम में। प्रोजेक्शन तो अच्छा कर लेते हैं। सही में। एक क्वेश्चन आपको मैं बहुत दिल से पूछना चाहती हूँ। आपको अवेकनिंग के लिए डिवाइन ने चूज किया है, ऐसा आपको अनुभव हुआ? आपको कैसे पता चला? ऐसा मुझे मेरी जो जापान की लेडी थी जिनको मैंने मेंशन किया था, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैंने उनकी बात रिजेक्ट कर दी क्योंकि मैं अंतर्मुखी था और कम बोलता था। और मैंने कहा कि मैं इस मिशन के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, या मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं सोचता था ठीक है, युग परिवर्तन सुन लिया, मैं एसेंट हो जाऊँ। उस समय की जब कॉन्शियसनेस लिमिटेड थी तब इतना ही सोच पाया था मैं कि ठीक है, हो रहा है, मैं रेजोनेट करता हूँ इस आइडिया से और मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँगा और मैं हो जाऊँगा। एक मौका है। बहुत बाद में मैंने देखा कि यही तो वननेस है। वननेस और क्या है? यही तो है कि मेरे साथ मैं कर पाऊँ तो पूरा संसार। और मैंने जब से बोलना शुरू किया, उनके कहने पे बोलना शुरू किया, उनका इंसिस्ट उन्होंने किया था, मैंने मना कर दिया था। 2 उसके कारण थे। एक और कारण जो गहरा था, अहंकार का। मुझे पता था कि अहंकार बहुत जल्दी सटल फॉर्म में कैप्चर कर लेता है, फिर मेरे लिए भी कोई चांस नहीं बचेगा। तो मेरे अहंकारी होने का भी मुझे डर था।
तो एक शर्त उनसे मैंने उनका काम किया, तो उनसे मैंने प्रॉमिस करा कि वो मुझ पे ऑब्जर्व करेंगे और जब भी उन्हें लगेगा कि अहंकार होने लगा, मैं उसी दिन स्टॉप कर दूंगा। तो इस शर्त से मैंने शुरू किया, और अब मुझे अपना धीरे धीरे जब हम करते हैं तो अपना मिशन याद आ जाता है। आप ऐसा कह सकते हो, या आप इसको ऐसा कह सकते हैं, डिवाइन को जिससे काम कराना होता है वो करवा लेती है। जी, करवा लेता है डिवाइन। हाँ। वो करवा लेगा। अभी बहुत लोग जागेंगे, एक और बहुत सारे क्वेश्चन है लोग अर्थ मेरा। पे हैं जो हाँ। इसी पर्पस से हैं, इस मिशन से हैं। और मिशन का जो पर्पस है, दे विल अवेक जस्ट इन टाइम। अगर पहले वो अवेक हो जाएंगे तो काम नहीं करेगा, बाद में अवेक हो जाएंगे तो लेट हो जाएंगे। दे विल अवेक ओह, जस्ट इन टाइम। बहुत अच्छी बात बताई आपने। होप भी आई थोड़ी अंदर, आशा उभरी कि हाँ चलो हो जाएगा। आपको क्या लगता है कैसे प्रैक्टिसेस, यानी कैसे अभ्यास, कैसी अनुशासन अवेकनिंग में ज्यादा मदद करेगी? या तो जैसे आप जैसे सोचते हो मुक्ति का, मैं भी सोचती हूँ, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? देखिए, हमें जो पुरानी कंडीशनिंग है वो डिसफंक्शनल है। वो अभी तक के लिए अच्छी थी। जितनी भी बातें या तो वो अच्छी थी तो वो डिसफंक्शनल है क्योंकि आने वाले समय में उनकी ज़रूरत नहीं है, या वो मैनिपुलेटेड होंगी तो भी उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें उनसे बड़ा लगाव है क्योंकि वो हमारे संस्कार हैं, वो हमारी कंडीशनिंग का हिस्सा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पुराने को छोड़ने का साहस। और उसके अलावा फिर अगर कोई प्रैक्टिस है तो अच्छी प्रैक्टिस, और अपने समय को आने वाले समय में बहुत इफेक्टिवली यूज़ करना, क्योंकि इवेंट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। क्या समय हो सकता है? नॉर्मली हम लोग समय को थोड़ा बताने में परहेज करते हैं। उसका एक रीज़न है क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है। अगर मान लो मैं समय बता हाँ। दिया तो वो समय। बाद के समय में फोकस हो जाएगी, हम उससे पहले भी इवेंट ट्रिगर हो सकता है। तो काफ़ी पास है, ये मैं कह सकता हूँ बहुत क्लियरली। अच्छा। अभी जो महामारी हमने देखी 2019 में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में तो मैं 2014-15 में मुझे एक बुक मिली थी। उस बुक में था कि आने वाले समय में आपकी गवर्नमेंट आपको कत्लगाहों में भेजेंगी और आप लाइन में लग के जाएंगे। देन आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या है। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता होगा। वो किताब मैंने, और किताब की बातें सारी अच्छी थी लेकिन वो सेक्शन मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि ये गलती से लिखा गया होगा। और जब ये शुरू हुई, जब ये सिचुएशन, तो मुझे याद आई। फिर मैंने वो किताब दोबारा ढूंढी, उसको दोबारा पढ़ा। दैट मीन्स कि आई वॉज अवेयर समथिंग इज गोइंग टू हैपन। सो, और ये एक प्लान्ड इवेंट था। इट वॉज नॉट ए पेंडेमिक, वेदर इट वॉज ए प्लान्डेमिक। इसकी डेफिनेशन डिसाइड की और इसको हमारे ऊपर फोर्स किया गया। तो वी ऑल नो नाउ कि पिछले 3 सालों को अगर हम देखें तो किस तरह हमारे ऊपर कंट्रोल किए गए। हम अपने बच्चे पेरेंट्स से नहीं मिल सकते, अपनी दादा दादी से नहीं मिल सकते, तो उनको लॉकडाउन कर दिया गया। मजदूरों को दिल्ली से, ना वो दिल्ली में उनके पास जॉब थे, सर्वाइवल इशू था, ना वो अपने घर जा सकते थे। वो पैदल मार्च कर रहे थे, उनके ऊपर स्प्रे करा जा रहा था डिफरेंट स्टेट में। बहुत दुखद समय हमने देखा है। ये प्लांट था, ये मेरा व्यू है, और पर्पस था हमारे शरीर में जहर डालना। ये मेरा व्यू है, क्लियरली व्यू है। इससे पहले आपको लग इस बेस्ड पे वैक्सीनेशन की कभी परमिशन नहीं थी। ये mRNA वैक्सीन है, ये नॉर्मल वैक्सीन नहीं है जैसा लोग समझते हैं। इस वर्ड को जी। भी एक सुनने के बाद कई बार चैनल में बैन कर देते हैं। ये इसका रिस्क जानते हुए कभी परमिशन नहीं दी गई थी। इसके लिए एक इमरजेंसी क्रिएट की गई और इमरजेंसी की परमिशन ली गई और लोगों पे फोर्स की गई, और अब ये रोल्ड आउट हो रही है। फॉर एग्जांपल जर्मनी में वेरी सिंपल है, एटीएस, टिटनेस का इंजेक्शन बच्चों को लगता है, चोट लग जाती है, ये एमआरएनए में रोल्ड हो गया। बच्चों को लगने वाली वैक्सीन एमआरएनए में रोल्ड करते जा रहे हैं। ये उसकी शुरुआत करने का एक एजेंडा था। तो प्रवीण जी, अभी भी आपको लगता है कोई महामारी घोषित की जा सकती है? नेचुरली, क्योंकि अभी एजेंडा खत्म नहीं हुआ, लोग नहीं जागे। मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखता हूँ। नेगेटिव में तो मैंने बोला कि कैसे हमारे ऊपर इम्पोज किए गए रिस्ट्रिक्शंस। पॉजिटिव अगर देखा जाए तो ये लोगों को जगाने में मदद कर रहा है। वो देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है धरती पे। इसकी वजह से उनकी कॉन्शियसनेस रेज हो रही है, वो मुक्ति की और बारे में सोच रहे हैं। तो ये दोनों इसके एस्पेक्ट हैं।
क्योंकि अभी रिक्वायर्ड नंबर के लोग नहीं जागे, या जो डार्क एजेंडा है उनका रिक्वायर्ड नंबर फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि लोग जाग गए। 6 मैंने सुना था कि 6 बार ये शरीर में जहर लगाना चाहते हैं, 2-3 के बाद लोग जाग गए, अब बिल्कुल क्लियर हैं। उस समय तो डर गए थे, अब वो देख रहे हैं। तो दोनों तरफ अभी जो युद्ध है जारी है, इसलिए मैं मानता हूं कि अभी ये किसी ना किसी फॉर्म में और इम्प्लीमेंट होगा। जी। और तो क्या चूंकि ये अगर ये क्वेश्चन है तो इसी क्वेश्चन को मैं कहते हैं, या मैं बाद में कह दूंगा जब मौका मिलेगा। इसकी और भी कई फॉर्म हैं डराने की और इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात हो रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या वन वर्ल्ड ऑर्डर ये एक ही शब्द है, पूरे वर्ल्ड को एक गवर्नमेंट कंट्रोल करे। ये नई बात नहीं है, ये अब पहले भी हुआ है। हम जब मैं छोटा था तो हम सुनते थे कि जब अंग्रेजों का राज था तो उनका सूरज अस्त नहीं होता था। जब हम्म, पूरी दुनिया में उनका इतना राज था कि कहीं ना कहीं हमेशा सूरज रहता था। तो उनकी ये इच्छा, जैसे इस तरह की जो फोर्स है जो पूरे वर्ल्ड को गवर्न करना चाहती है, वो तब भी थी, आज भी थी। लेकिन अब इस न्यू लाइट में हम देख रहे हैं आने वाले समय में इसी एजेंडा के थ्रू बहुत एक कॉमन परसेप्शन है कि वो ये कह सकते हैं कि फेक एलियन इन्वेजन, पूरे अर्थ पे एक एलियन या ईटीज ने अटैक कर दिया है। और इस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दोबारा डराने के लिए, दोबारा कंट्रोल करने के लिए, एंड सो ऑन। सो बट यू कैन कंटिन्यू। मैंने उसके जो आपका क्वेश्चन आपका था क्या ये खत्म हो गया है, तो मैं कह रहा हूँ नहीं, खत्म नहीं हुआ। डिफरेंट फॉर्म में भी आ सकता है, नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ ए पेंडेमिक, बट इन अदर फॉर्म्स इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। रिस्क इज देयर। आपका अभ्यास ये बता सकता है क्या हम इसको रोक पाएंगे? एजेंडा को, मैंने कहा ना, एजेंडा का पर्पस है लोगों को जगाना। इसके दो पर्पस हैं, निगेटिव साइड भी है लेकिन पॉजिटिव साइड भी है। अगर रिक्वायर्ड नंबर नहीं जागेंगे, जैसे आप माँ होंगी तो बच्चा सोता है तो कई बार माँ उसको सुबह झंझोड़ के जगाती है या पानी, ठंडा पानी डाल देती है। मेरे ऊपर तो ठंडा पानी पड़ा है, मुझे बहुत गहरी नींद आती थी तो मुझे पानी मार के जगाया जाता था। तो वो पानी अनकंफर्टेबल लगता है लेकिन जगाने में सहायक होता है। आई होप एंड विश कि हमें इतने झंझोर के जगाने की जरूरत ना पड़े मानवता को, लेकिन अगर पड़ी तो ये कंटिन्यू करेगा। जी। तो हम बात कर रहे थे युग परिवर्तन की। अब उसमें हमारे जैसे आम लोग जिसको ज्यादा पता नहीं है कुछ भी, तो कैसे प्रैक्टिसेस करनी चाहिए? ये न्यू एज प्रैक्टिसेस, एंजल, फिर ये रेकी, फिर ऐसे ऐसे चीजें जिसमें बहुत सारे पैसे खर्च करके भी लोग सीखते हैं और फिर करते हैं, क्या वो सही है? उसका उपयोग करना हीलिंग वगैरह में भी और बाकी सारी चीजों में भी। देखिए, स्पिरिचुअलिटी, पहले लोगों ने कहा कि रिलीजियस से अच्छा स्पिरिचुअल होना है। फिर स्पिरिचुअलिटी में जब लोग आने लगे तो एक न्यू एज स्पिरिचुअलिटी जो है, दैट इज़ आल्सो एक एज। ये आपको पिंजरे में ही बांधती है। मार्केटिंग गिमिक हैं बहुत सारे। तो किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस के बारे में तो आपने नहीं पूछा, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि वो प्रैक्टिस सही है या गलत। लेकिन बहुत सारा जो न्यू एज है वो सारा मार्केटिंग गिमिक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत फीस लेते हैं। जब युग परिवर्तन होगा, क्योंकि ये डिवाइन प्लान है, तो हमारा डीएनए ऑटोमेटिक अपग्रेड होगा। लेकिन डीएनए एक्टिवेशन के कोर्स हैं, बहुत महंगे हैं। हो सकता है कोर्स ठीक, कुछ कोर्स ठीक हो सकते हैं, कुछ खराब हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, कि जैसे मार्केट में अच्छी चीज़ और खराब चीज़ दोनों मिलती हैं। लेकिन बहुत सारा गिमिक है, उसके प्रति सावधान होने की जरूरत है। टाइम वेस्ट हो जाता है, सबसे बड़ी बात है टाइम एंड एनर्जी जब वेस्ट होती है, क्योंकि आप सोचते हो कि आप कुछ कर रहे हो, ये आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर रहे हो, तो बाद में अगर वो बेकार है तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। और हमने पहले कहा कि टाइम लिमिटेड है हमारे पास। सही है, क्योंकि और जी, आप बताइए। यस, और जैसे डीएनए एक्टिवेशन है, हमारे ग्रुप में मेडिटेशन पड़ा हुआ है, उसको कर सकते हैं लोग चाहे तो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें जाएं, कर सकते हैं। और ध्यान, जैसे आनापानासती ध्यान करते हैं, कोई भी और ध्यान करते हैं, फोकस करके कोई ध्यान करते हैं, ऐसे करना है कि सहज जीना है, सच्चा जीना है? देखिए, ईश्वर सत्य है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो सत्य को तभी कोई जी पाएगा जब वो सत्य को पा पाएगा, जब वो सत्य को जिएगा। लेकिन हमारा सामाजिक जीवन ऐसा है कि इसमें बहुत दिखावे हैं। इस दिखावे की वजह से हम अथेंटिक नहीं जी पाते। कंपल्शन है, आदत पड़ जाती है अनअथेंटिक जीने की। तो जिसको सत्य पे चलना है उसको अथेंटिक जीने की आदत तो डालनी ही पड़ेगी। और उसके बाद प्रैक्टिस थी आनापानासती।
कि लोग प्रैक्टिस करते हैं और फोकस वाले ध्यान करते हैं, क्या वो ठीक हैं कि नहीं है। मैं विपස්සना गया था 10 दिन के लिए, वहाँ पे आनापाना 3 दिन की प्रैक्टिस थी। उस प्रैक्टिस के आधार पे हम विपස්සना करने के लिए तैयार हुए थे। तो आनापाना इटसेल्फ नॉट ए मेडिटेशन, वो सिर्फ चेतना को थोड़ा सा सूक्ष्म करने का एक अभ्यास है। तो ये बिगिनर है। अगर आप बिगिनर से आगे चलना चाहते हैं तो उसके आगे चल सकते हैं, और चलना चाहिए अगर समय कम है तो, है ना। और जी। बहुत सारे लोग जो यूट्यूब वगैरह में ध्यान करते हैं, जैसे न्यू एज स्पिरिचुअलिटी है, ऐसे ही यूट्यूब का चलन है। तो लोग, थोड़ी सी मेंटलिटी भी है कि चलो घर बैठे ही फ्री में कर लेते हैं। ये मेंटलिटी उनको शायद गलत जगह भी धकेल सकती है। यूट्यूब का बहुत सारा जो मेडिटेशन है वो मैनिपुलेटेड है। जैसे जो बात होती है 432 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है, ये सूदिंग है और डिवाइन नंबर है। इस सारी जो म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी है, सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इवन इन लाइव कंसर्ट जो होती है वो 440 हर्ट्ज पे अप ट्यून होते हैं। सिर्फ 8 हर्ट्ज का अंतर है, उसको आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उसके हमारा बॉडी पे असर काफ़ी अलग है। तो यूट्यूब का आप यूट्यूब के म्यूजिक से कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि कौन सा है। गुरु आपका नहीं है। आपको अपनी अपनी जर्नी को आप जज नहीं कर सकते, एनालाइज, सेल्फ एनालाइज कैसे करेंगे। इसलिए ये सब इन बाधाओं को अगर हटा सकें, आपकी जर्नी फास्ट हो सकती है। तो दैट इज द पॉइंट। फ्री की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि गलत भी हो सकता है, और एक ऑथेंटिक टेक्निक को अगर करेंगे तो अच्छा है, जो टेस्टेड है, जिससे चेतना का फास्टेस्ट विकास होता है। ऐसी कोई भी टेक्निक जो आपको सूट करती है। जी। और कुछ भी ना करे और कर्म करे तो तो भी हो सकता है। जैसे हमें चार योग के 4 तरीके हैं। योग क्या है? डिवाइन से जुड़ जाना। ये जो भारतीय जो योग दिवस मनाया जाता है, ये योग नहीं है। शरीर को ठीक करने के लिए जो करा जाता है योगा, आजकल जो योग को योगा कर दिया, ये योग नहीं है। आप हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाएं, यही योग है। इसके 4 रास्ते बताए, तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। तो हर एक की जिसकी जैसी पर्सनैलिटी होती है उसके हिसाब से उनको वो सूट करता है। अगर कोई कर्म करने के लिए फिजिकली ज़्यादा एक्टिव है तो वो कर्म योग अच्छा कर सकता है। कर्म योग से भी ज्ञान हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कर्म योग में, कर्म योग करते वक्त अहंकार आ जाता है। उस अहंकार को कंट्रोल करने के लिए राजयोग की प्रैक्टिसेस हेल्प करती हैं, थोड़ी सी नॉलेज हेल्प करती है। वैसे तो ये चारों जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सब सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो फिजिकली ज़्यादा एक्टिव हैं वो ध्यान नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर फिजिकली, देयर बॉडी इज फॉर दैट पर्पस, तो वो कर्म करें। और जो वैसे भी युग परिवर्तन का जो आधार है, पहले बात हो रही थी, हो रहा है तब सब सोचते हैं ठीक है, हो रहा है तो हमारा भी हो जाएगा। द रिक्वायरमेंट इज यू 51% सर्विस टू अदर्स, 49 फॉर योर सेल्फ। अभी हमारा फोकस क्या है? 99 फॉर आवर, फॉर मी, फॉर माई फैमिली, फॉर माई नथिंग एल्स। तो ये जब मैं हट जाता है तो 51 और 49, ये भी फिर लोग पूछते हैं कि कैसे जज होगा, क्या क्राइटेरिया है। आप एक हो और पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड दूसरी तरफ है। अपने जितना आप अपने को ध्यान देते हो उतना ही दूसरे को दो, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। 49, 51, 50-50 भी आप कह सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा। तो थोड़ा सर्विस सा। टू अदर्स यही कर्मयोग है जो आपने बोला। जी। धरती माता को जैसे हम फॉरगिवनेस, मुझे तो बार बार लगता है कि फॉरगिवनेस करनी चाहिए, हमने जो कांड किए हैं माँ के साथ, तो और उनको आराम मिले, जिससे उनको भी थोड़ा अच्छा लगे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। सिर्फ अगर आप 10 मिनट, 5 मिनट इन द मॉर्निंग, सुबह सो के उठें, और 5 मिनट सोने से पहले आप, हम उस एरा में एंटर कर चुके हैं जिसमें हमारे थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं। तो हम मदर अर्थ को देखें अपनी मदर की तरह, और मदर हील हो रही है। मदर के अंदर जो पौधे हैं वो चमकना शुरू हो गए, पानी उसका होने लगा, पूरी उसका जो है वो वापस अपनी एनर्जी गेन कर रही है, मदर हील होनी शुरू हो जाएगी। उसको देखें, जैसे हमारी रेनबो बॉडी की बात होती है कि हमारे 7 चक्र हैं, 7 चक्रों में 7 कलर हैं। मूलाधार में रेड है और वायलेट कलर है ऊपर। ऐसे ही मदर अर्थ को आप ऑब्जर्व करें कि उसकी रेनबो बॉडी उसकी विकसित हो रही है, पूरी उसमें एनर्जी आ रही है। मदर ऐसा होगा। ये धन्यवाद बहुत आपका। अच्छी टेक्निक है। और मदर और हम एक ही हैं। हमारा जो कैंसर है वो मदर अर्थ का कैंसर है। मदर अर्थ को हमने जो जैसा किया है उसका ही हमें कैंसर का फल है।
हम अपने आप को हील करते हैं तो भी मदर हील होती है, हम मदर को हील करते हैं तो हम हील होते हैं, एक ही बात है, धन्यवाद। बिकॉज वी बड़ी आर वन। बहुत बड़ी बात बताई आपने। भारतवर्ष में हम गुरु को बहुत महत्व देते हैं। आपको कोई गुरु मिला या आप वो परंपरा को मानते हो या वो उसी परंपरा में हो, वो मैं जानना चाहूंगी। मुझे मेरे गुरु परमहंस प्रज्ञानानंद जी हैं, क्रिया योग मास्टर हैं, और क्रिया योग की परंपरा में अभी तक रियलाइज मास्टर हुए हैं। लेकिन मैं बड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ थोड़ा सा, और ये भी थर्ड डायमेंशन की रियलिटी का एक साइन है, हायरार्कीज, गुरु और शिष्य, और शिष्य नीचा, गुरु बहुत ऊंचा, और हम गुरु से हाथ जोड़ के ज्ञान लेते हैं। ये फिफ्थ डायमेंशन में जो इन्फॉर्मेशन वननेस है, उस वननेस में इन्फॉर्मेशन इक्वल लेवल से शेयर होगी विदाउट यूनिफॉर्म। और बहुत सारे गुरु जो हैं वो भी डार्क के कंट्रोल में हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं पिछले 3 सालों में वो कुछ नहीं बोले। तो अगर नहीं बोले, या तो उन्हें पता नहीं था, तो वो किसी काम के वो गुरु बनने के लायक नहीं है, क्योंकि इसको कोई मिस नहीं कर सकता। और अगर पता था तब भी नहीं बोले, तो भी वो ह्यूमैनिटी के लिए यूजलेस है। इतना बड़ा अपराध हो रहा है, अधर्म हो रहा है, गुरु चुप रहे तो आने वाले समय में ये सिस्टम टूटेगा। लेकिन मेरे गुरु हैं इसी परंपरा में, उनसे मैंने क्रिया योग सीखा। और जब मैं गुरु परंपरा में, मैंने कई बार देखा कि गुरु के चरण धो के पानी पिए गए। उस समय मैं भी सोचता था कि बड़ा अच्छा काम है, अब मैं ये नहीं करूँगा कभी भी, अब मैं सबको दूंगा, ये बोलूँगा कि गुरु का मतलब ये नहीं है, गुरु की फॉलोइंग करना, गुरु की टीचिंग को फॉलो करो, ना कि चरण धो के पानी पियो और सोचते रहो कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी दूसरी गुरु जो हैं, जापान की लेडी, मैंने पहले मेंशन किया था, वो मुझे बराबर के लेवल पे सिखाती हैं, और ये उन्हीं की टीचिंग है कि मैं समझ पाया कि बराबर के लेवल पे जो ट्रांसफ़र होता है, इन फैक्ट जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो इक्वल लेवल पे होता है, आप रेजोनेट करते हो। गुरु के तो 1,000 शिष्य होते हैं या 10,000 शिष्य होते हैं, वो एक क्यों बनता है? बहुत सारे लोग तो और भी चरण धो के पानी पी रहे थे, नहीं, वो उस एनर्जी तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग में वो बहुत अपने आप को नीचे मानते हैं, गुरु को बहुत ऊंचा मानते हैं। तो बिकॉज ऑफ योर कंडीशनिंग यू नेवर कम इनटू दैट फ्रीक्वेंसी बैंड विच इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर दैट एनर्जी। दैट इज द पॉइंट। तो इस केस में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि गुरु को बराबर के लेवल पे देखने की आदत डालना। जी, ये एक नया आयाम जैसे आपने ये बहुत हमें इंपॉर्टेंट है। बताया। हाँ, नया आयाम है। अब आपने बीच में अगले प्रश्न में आपने फ्रीक्वेंसी की बात की। तो अभी जो चल रही है, जिसमें हमारा कंट्रोल है ही नहीं, जो 440 चल रही है, उससे हम कैसे बचें और क्या कर सकते हैं उसके लिए? जो म्यूजिक की जो फ्रीक्वेंसी 440 की गई है, मैंने सुना है कि ऐसी ऐप हैं, उसको 440 से 432 में री अगेन कन्वर्ट किया जाता है। मेरे चैनल में बहुत सारा म्यूजिक 432 हर्ट्ज का पड़ा हुआ है, उसको इसीलिए कि अगर जो लोग म्यूजिक को यूज़ करना चाहते हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जान के हम हो सकते हैं। और अगर हम स्ट्रांग हैं तो 440 भी हमें नहीं कर सकता। ये तो बिगिनर के लिए क्वेश्चन था। यस, उनको प्रभावित करता है, उसमें छोटी छोटी चीज़ों को हमें उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, तो हम अपनी इंटेंशन से भी इसको ठीक कर सकते हैं। जी। जब हम जागेंगे तो 440 पे क्वेश्चन उठेंगे, तो अपने आप 440 को 432 पे इन्हें करना पड़ेगा रिवर्स। लेकिन अभी जागरूकता ही नहीं है किसी की। जी, आपकी बात और सही है। म्यूजिक फ्रीक्वेंसी है, इसका बहुत असर है पानी पे, पानी एब्जॉर्व करता है, सब कुछ फ्रीक्वेंसी है। इनफैक्ट ब्रह्मांड में सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है, वो फॉर्म लेती है। तो वो जी। अगर वो डिस्ट्रक्टिव है तो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म लेती है वो। जी, आपने आपकी जो सहयात्री है उनसे क्वांटम फिजिक्स के बारे में भी कुछ जाना है, तो उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। जो क्वांटम जो फिजिक्स है, एक लेवल पे जो मैटर है वो आंसर देने बंद कर दिया उसने, तो फिर क्वांटम फिजिक्स डेवलप हुई। तो उस क्वांटम फिजिक्स में बहुत उसकी जो थियोरी हैं वो स्पिरिचुअलिटी के कई प्रश्नों के बहुत सटीक उत्तर देती हैं। तो उसमें जो क्वांटम जो है वो एनर्जीज के स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, हम सब उसी पार्टिकल से बने हैं, पूरा ब्रह्मांड उसी पार्टिकल से बना है। तो एक तो वननेस पता लगती है, फिर दूसरा पता लगता है कि ये जो पार्टिकल हैं ये फॉर्म, हमारी कॉन्शियसनेस उसको जब ऑब्जर्व करती है तो वो फॉर्म लेती है। तो हमें पता लगता है कि हम ही ब्रह्म हैं,
क्योंकि ईश्वर का अगर ये संसार है, ईश्वर की रचना है, तो हम भी अपनी रचना खुद करते हैं, तो हम अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट कर सकते हैं। जब हमें पता लगता है कि हम अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करते हैं, तो विक्टिम रोल खत्म हो जाता है, सारी अब तक की पीड़ा खत्म हो जाती है, क्योंकि पता लगता है कि ये तो हमारा ही क्रिएशन था। फिर सिर्फ ये क्वेश्चन बचता है कि अब हम जागरूक होकर क्रिएट करें। दिस वे इट इज़ वेरी इफेक्टिव। और जब हम रियलिटी को क्रिएट करने के जो मेथड्स हैं जो मैंने उनसे सीखे, उसमें बहुत कम समय के लिए हम अपनी चेतना को इस ज़ीरो स्टेट में लाते हैं जिसमें थॉट कम हो जाए। क्योंकि जब हम रियलिटी को क्रिएट करते हैं तो इसलिए मेडिटेशन बहुत छोटे छोटे हैं, सिर्फ फॉर जस्ट एक मोमेंट के लिए हम आए और हम अपने अपनी इंटेंशन डाल दी, जैसे मदर को हील करना है, धरती माँ को हील करना है, अपनी स्मूथ ट्रांजिट करना है। अच्छा, आपने बताया हम हमारी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं, तो फिर ये जो कर्म का थियरी है, उसको रिलेट कर सकते हैं कि उस क्या, समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि कर्म। ये तो बातें विरोधाभासी हो गई, तो हम हाँ। कैसे इसको रिलेट करें। थर्ड फंक्शन, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत कुछ डिसफंक्शनल है, वो सारा हटना है। तो एक उसका ये सिद्धांत है, थर्ड डायमेंशन क्या है, हम रिसाइकिल होते हैं, हम मरने के बाद भी मुक्त नहीं है। ये एक इल्यूजन अपने आप में। हम जब आप कभी कभी जाते हो अंत्येष्टि में, तो वहाँ बोला जाता है कि वो मुक्त हो गए, कोई मुक्त नहीं हुआ। सिर्फ एक कॉन्शियसनेस लेवल जो इस वर्ड को परसीव कर रही थी, ये दूसरी तरह की रियलिटी को परसीव करने लगी इमीडिएटली। द पर्सन, जो पर्सन इस बॉडी में था, इस बॉडी को जैसे ही उसने छोड़ा, उसके लिए वो एक नई रियलिटी क्रिएट होने लगी। जैसे हमारा सपना खत्म होता है तो हमें ये संसार आता है, हम सपने में जाते हैं, दूसरा संसार हम एक्सपीरियंस करते हैं। सेम वे मुक्त वो नहीं होता, वो इसी लाइफ और बर्थ की साइकिल में ट्रैप रहता है। मुक्ति इसके बियॉन्ड की चीज है कि हम दोबारा अर्थ पे रिसाइकिल ना हो। इस अर्थ के रिसाइकिल ना होने के एक तरीका है कि हमें कह दिया जाए कि आपको ये लेसन सीखने थे, पिछले जीवन में ये लेसन आप पूरी तरह अच्छी तरह नहीं कर पाए, इससे अच्छा आप करने के लिए हम आपको एक मौका दे रहे हैं, तो आप अर्थ पे रिसाइकिल हो जाते हो। या ये कहा जाए कि या से आपकी कोई मेमोरी है, मेमोरी ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, आप बदला लेना चाहते हो। पितामह भीष्म ने 3 लड़कियों का अपहरण कर लिया, 2 ने अपनी डेस्टिनी स्वीकार करी, तीसरी ने कहा कि नहीं मैं बदला लूंगी। वो 3 जीवन तक पैदा होती रही और मरती रही जब तक वो पितामह की मृत्यु का कारण नहीं बनी। तो इन दैट केस कर्म किसने किया था? पितामह भीष्म ने। अपहरण किसने किया था? पितामह भीम ने। रिसाइकिल कौन हो रहा था? वो लेडी। क्यों? कि उसकी मेमोरी थी कि मुझे बदला लेना है। दैट इज द कर्मा। रियल कर्मा इज द इंप्रेशंस यू सेव्ड इन योर मेमोरी। तो वो अच्छे खराब दोनों हो सकते हैं। जैसे इसमें बदला लेना, तो आपको लगता है ठीक है खराब कर्म ही होगा, बदले की बात सोचती है, जबकि उसकी नज़रों में जस्टिफाई था एक लड़की को क्यों हरण किया गया, ऐसा दोबारा ना हो, ऐसे पर्सन को रहने का कोई हक नहीं है पृथ्वी पे, ये उसकी सोच थी। लेकिन सजा तब भी उसको मिल रही थी, रिसाइकिल होने की सजा है अगर तो। और ऐसे ही अगर आप ये सोचती हैं किसी को प्यार किया, बहुत प्यार है, लेकिन जीवन में किसी परिस्थितियों से नहीं मिल पाए, तो वो मेमोरी अगले जीवन में उसी के यहाँ बच्चा बन के, लड़की बन के पहुंच जाएंगे। तो मेमोरी इसको समझना कि ये पिक्चर है, इसलिए इस पिक्चर, तो मेमोरीज खत्म हो जाएंगी, विक्टिम रोल खत्म हो जाएगा। सबसे सबसे ज़्यादा कर्म में बांधा हुआ है विक्टिम रोल। मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, किसी ना किसी पुरानी कड़वाहट को मन में रखा हुआ है उन्होंने। दैट विक्टिम रोल उनको कर्म की इसमें रिसाइकिल करने में आसानी से भेजता रहता है। फिफ्थ डायमेंशन में रिसाइकिल नहीं है, रिसाइकिल नहीं है, इसलिए हम मुक्त हो रहे हैं, यही तो मुक्ति है। तो रिसाइकिल नहीं होना, तो इसलिए कर्म का सिद्धांत खत्म हो गया है। लेकिन जो मैनिपुलेशन है, इस मैनिपुलेशन को जो लोग मानते हैं, और दुनिया के सारे रिलीजन मानते हैं, अगर वो रीबर्थ में नहीं मानते तो वो स्वर्ग नरक को मानते हैं, और अगर वो रीबर्थ में मानते हैं तो वो मानते हैं कि धरती पे ही कर्मों की सजा या उसका रिवार्ड मिलता है। तो सारे ही धर्म अभी तक कर्म को मानते हैं, उसके संस्कार हमारे ऊपर बहुत गहरे हैं, और इन संस्कारों को छोड़ने की सबके पास चॉइस है। आप चाहें तो आज से छोड़ सकती हैं इन सारे संस्कारों को। जी। सिर्फ जानना कि मैं रिसाइकिल होना नहीं चाहती, सारी मेमोरीज थी, एक रोल था, मैंने ये रोल किया, आप आज मुक्त हो सकती हैं। मुझे 2-3 साल लगे अपनी सहयात्री के साथ इससे मुक्त होने में, क्योंकि वो कहती थी और मेरे संस्कार मुझे रोकते थे। मैं क्वेश्चन करता था, मेरे संस्कार एक्सेप्ट नहीं करते थे। फिर एक स्टेज आई कि मैंने जान लिया मैं सारे कर्मों से मुक्त हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कोई घमंड नहीं है, आपके लिए भी चॉइस है ना। मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे लिए पॉसिबल है तो तुम्हारे लिए भी पॉसिबल है। एक्सरसाइज करो, कॉन्शियसली एक्सरसाइज करो।
दैट इज द पॉइंट। इतनी सहजता से ये बात को समझाने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। पर इसके लिए बड़ा साहस चाहिए मुझे, जो आपने बताया समझाया, मुझे लगता है उसके लिए बड़ा साहस चाहिए। और आप तो बड़ा साहस रख रहे हैं, मैं देख रही हूँ ऑथोरिटीज के सामने बोलना, एकदम बेबाकी से बोलना कि ये यही है, ये यही है। मैं फॉलो करती हूँ कभी कभी आपको, समय नहीं होता है पर करती हूँ मैं, आपके कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं। तो डर नहीं लगता क्या आपको? डर, जब हम जान जाते हैं कि हम रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं, फिर किस चीज़ का डर? डर तभी तक तो है जब ये पता लगे कि हमारी रियलिटी हमारा, ये तो कन्फ्लिक्ट है। सी, अगर कोई भी कहे कि मैं अपनी रियलिटी क्वांटम फिजिक्स के मैंने सिद्धांत समझ ली और मुझे पता है कि मैं रियलिटी खुद करता हूँ, और फिर कहे कि मुझे डर लगता है, उसको समझ नहीं आया। कोई ये कहे कि मैं क्वांटम इसके मैंने सिद्धांत समझ लिए, लेकिन मैं पीड़ित हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा किया या मेरे पड़ोसी ने ऐसा किया, उसको सिद्धांत समझ नहीं आया। आइदर यू अंडरस्टैंड इट, और आपने थ्योरी बहस करने के लिए रख ली और सिद्धांत लोगों को बताने के लिए आपने शुरू समझ लिए, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। आचरण में नहीं है तो? आचरण में नहीं है, रेदर आपने समझ ही नहीं आया। मैं समझता हूँ उसको समझ नहीं आया जो ये कहने के बाद कह दे कि मैं विक्टिम रोल में हूँ। या तो आप रियलिटी को खुद क्रिएट नहीं करते, एक रैंडम है, कर्मों के हिसाब से या जैसे दुनिया चल रही है उसके हिसाब से होती है, या आपको समझ आ गया कि आप रियलिटी खुद क्रिएट करते हो। और वैसे भी जो कॉन्शियसनेस रेज होती है, इसके सिम्टम्स हैं। कॉन्शियसनेस को नापा जा सकता है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को, ऐसी इंस्ट्रूमेंट भी हैं, फ्रीक्वेंसीज और कॉन्शियसनेस को नापा जा सके। इसके अलावा ऐसे मेथड्स भी हैं। तो ऐसे मेथड में एक स्टेज के बाद डर खत्म हो जाता है, लेकिन उससे पहले की जो स्टेज है वो नहीं आ पाती लोगों में। डर क्या है? डर प्रेम का उल्टा है, डर नफरत का उल्टा नहीं है। हम अधिकांश लोग सोचते हैं कि या तो डर, या तो प्रेम, या नफरत। नो, प्रेम का नफरत से कुछ भी लेना देना नहीं है, प्रेम का डर से लेना देना है। अगर मेरे कमरे में यहाँ पे एक कोबरा सामने बैठ जाए, अभी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ मुझे कोबरा दिख जाए, तो मैं उसको सिर्फ इसलिए नहीं प्रेम कर सकता क्योंकि मुझे डर लगता है वो मुझे डस ना ले, नहीं तो कोई भी बाधा नहीं है मुझे उसको प्रेम करने की। तो हमारा जो समाज, डिवाइडेड समाज है, इसने प्रेम का अनुभव नहीं किया है। जब ये प्रेम का अनुभव होने के बाद, अनकंडीशनल लव का अनुभव होने के बाद, डर खत्म हो जाता है। ये इस सबकी बात में कॉन्शियसनेस की स्टेज का हिस्सा है। मैं आपको थोड़ा क्रॉस करूंगी, सॉरी। जरूर। कोबरा है आपके सामने, आपको डस लेगा तो आपका बॉडी नहीं रहेगा, यानी हम्म, मर मर जाएंगे हम। तो हम्म। फिर कहाँ से अनकंडीशनल लव हो सकता है? उस कोबरा से अनकंडीशनल लव कैसे हो सकता है ना? हाँ, क्योंकि वो तो हमारे अस्तित्व को ही मिटा सकता है। हाँ। जो लव है, अनकंडीशनल लव का मतलब बुद्धू होना नहीं है। जो डिस्टेंस है ये हम डिसाइड करते हैं अनकंडीशनल लव में। जो मुझे हार्म करता है उससे मैं डिस्टेंस कितना मेंटेन करूं, से मैं उसको 10 मीटर दूर से प्यार कर सकता हूं। उसकी टेंडेंसीज अगर नहीं है कि मैं उसको सहलाऊं कुत्ते की तरह या बिल्ली की तरह, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट अपनी बुद्धि का पालन करते हुए उसको डिस्टेंस से प्यार कर सकता हूं। मैं डिस्टेंस से पूरी दुनिया में प्यार कर सकता हूं। फॉर जी, मी देर इज नो, नो किसी को भी अनकंडीशनल लव है, लेकिन डिस्टेंस मैं डिसाइड करता हूं। जी, यही अनकंडीशनल लव का आधार है। जो प्रेम, जिसको समाज प्रेम मानता है, वो नाम है। ये मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा, जो मेरा हट जाने के बाद प्रेम करता है वो अनकंडीशनल है। जी। आप विश्व को और खास करके भारतवर्ष के लोगों को क्या संदेश देना चाहते? पूरे विश्व और भारत के दो लोगों को एक ही संदेश है कि थोड़ा सा जागें, थोड़ा सा न्यूट्रल होके सोचें। अपनी पुरानी जो उनके कमिटमेंट थे, या जो उनकी जिस तरह की, कोई कांग्रेस का था, कोई बीजेपी का था, इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें, उसको छोड़ के, वो दोनों ने ही शोषण किया है। दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक ही फोर्स से गवर्न होते हैं। आपस में जितना भी जो टीवी पे दिखाते हैं, ये दोनों एक हैं। इसके इसको छोड़ के अगर हम जागेंगे तो बहुत ज़्यादा है ह्यूमन, ये बहुत कम है। हम इनको रोक सकते हैं अपनी, और ये जो प्रोसेस है ये स्मूथ कर सकते हैं अपनी कॉन्शियसनेस को रेस करके, अपनी अवेयरनेस से। हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है, ये जान के हम इस ट्रांजिट को स्मूथ कर सकते हैं। तो ये सबके लिए यही सबका काम है। सी, दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, अनस्टॉपेबल। इसको कोई दुनिया की ताकत ना स्टॉप कर सकती है, ना रिवर्स कर सकती है।
सिर्फ एक ही पॉइंट अब हमारे हाथ में है कि हम इसको स्मूथ कर सकते हैं या हम इसको परेशानी से कर सकते हैं, दुख के साथ कर सकते हैं, कई लोगों के लिए कठिनाई के साथ कर सकते हैं। सिर्फ एक चॉइस ह्यूमैनिटी के पास है, तो अपनी चॉइस को बेटर एक्सरसाइज करें। जी, आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।